बच्चों, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, है ना। एक टॉपिक है कारो, कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020। हम लोग को पता नहीं, इस टॉपिक से बहुत डर लगता है कि सर ये टॉपिक हमसे हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या करें। मतलब कई स्टूडेंट्स की टेंडेंसी, यार सर छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, छोटा सा ही तो है। नहीं, नहीं छोड़ना है, करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मली 3-4 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो इससे आता ही है, और बहुत बार ऐसा होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी इसका क्वेश्चन आ जाता है। तो हमें करना है, मैं आपको करा रहा हूं। मैं एक डिटेल्ड रिवीजन कारो का ले रहा हूं, जिसमें अराउंड 1 आवर मुझे लगना चाहिए, और मैं कारो आपको इतना अच्छे से करवा दूंगा इस 1 आवर में कि कारो का अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो मोस्ट इजी वे में आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। प्लीज क्लास पूरी कवर करना, अच्छे से कवर करना। एंड मेरी रिक्वेस्ट है, मैं इसके एक समरी नोट आपको बना के दे दे रहा हूं, आप प्लीज इसको बना लेना। थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन ये कारो हमेशा के लिए पैक हो जाएगा, पैक हो जाएगा। आइए चालू करते हैं, आइए चालू करते हैं, कारो का रिवीजन करेंगे एक बहुत अच्छा सा। देखेंगे स्टूडेंट्स, तो देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज बताता हूं, पहले ध्यान से सुनना। कंपनीज एक्ट 2013 में, कंपनीज एक्ट 2013 में एक सेक्शन है 143 सबसेक्शन 11। वहां पर इन्होंने ये बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी से कंसल्टेशन कर लेगी। किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट एनएफआरए से कंसल्टेशन कर लेगी, और कुछ एडिशनल मैटर्स नोटिफाई करेगी जो कंपनी ऑडिटर को एग्जामिन एंड रिपोर्ट करने हैं। तो कारो ही बेटा वो एडिशनल मैटर्स हैं जो एक कंपनी ऑडिटर को एग्जामिन एंड रिपोर्ट करने। कारो एक तरह की रिपोर्टिंग है, ये सेट कर लो माइंड में। तो 143(11) क्या बताता है बेटा? कि सीजी नोटिफाई करेगी एडिशनल मैटर्स, सीजी नोटिफाई करेगी एडिशनल मैटर्स जो एक ऑडिटर को रिपोर्ट करने हैं, इन कंसल्टेशन विद एनएफआरए। और इसी रिगार्ड में बेटा नोटिफाई हुआ कारो। कारो 2020 आपको जैसा दिख रहा है 2020 में नोटिफाई हुआ। कारो की फुल फॉर्म है कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर। आप जानते हैं ये तो, कारो की फुल फॉर्म है कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, कारो। ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आ गया। सिंपल टर्म्स में कारो क्या है? एडिशनल मैटर्स हैं टू बी रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर। व्हाट इज कारो? एडिशनल मैटर्स हैं टू बी रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर। ठीक है, तो व्हाट इज कारो? एडिशनल मैटर्स टू बी रिपोर्टेड। मैं ऑडिट करूंगा, इन मैटर्स को एग्जामिन करूंगा और रिपोर्ट करूंगा। एडिशनल मैटर्स हैं टू बी रिपोर्टेड बाय कंपनी ऑडिटर। ये एडिशनल मैटर्स हैं जो कंपनी ऑडिटर को रिपोर्ट करने हैं। अच्छा, अब सर कारो की सबसे पहले तो हम एप्लीकेबिलिटी समझेंगे। क्या हर कंपनी की ऑडिट में एज एन ऑडिटर आपको कारो के मैटर्स रिपोर्ट करने हैं? तो पहले एप्लीकेबिलिटी, सिंपल टर्म्स में याद रखिए, कारो हर कंपनी को अप्लाई होता है। इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। आज अगर आप फॉरेन कंपनी की भी ऑडिट कर रहे हैं तो कारो अप्लाई हो रहा है। तो कारो की एप्लीकेबिलिटी किसको है बेटा? सिंपल याद रखिए, कारो की एप्लीकेबिलिटी एवरी कंपनी को है। कारो की एप्लीकेबिलिटी एवरी कंपनी को है, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी को भी है। ठीक है, लेकिन यस, कुछ केसेस में कारो अप्लाई नहीं होता है, तो आपको कारो की नॉन एप्लीकेबिलिटी भी पता होनी चाहिए। वैसे तो हमने क्या कहा, कारो एवरी कंपनी को अप्लाई होता है। वैसे तो हमने क्या कहा, कारो एवरी कंपनी को अप्लाई होता है। लेकिन अब आपको क्या पता होनी चाहिए? कारो की नॉन एप्लीकेबिलिटी भी पता होनी चाहिए। अच्छा, अब कारो किसको नहीं अप्लाई होता है? तो कारो किसको नहीं अप्लाई होता है अगर मैं आपसे पूछूं, तो बेटा याद रखना, कारो बैंकिंग कंपनी को नहीं अप्लाई होता, कारो इंश्योरेंस कंपनी को भी नहीं अप्लाई होता, सेक्शन 8 कंपनी यानी जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज हैं उनकी ऑडिट पे कारो अप्लाई नहीं होता,
ओपीसी की ऑडिट पे कारो अप्लाई नहीं होता, स्मॉल कंपनी की ऑडिट पर कारो अप्लाई नहीं होता, बैंकिंग कंपनी पे नहीं होगा, इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं होगा, सेक्शन 8 कंपनी पे नहीं होगा, 1% कंपनी पे नहीं होगा, स्मॉल कंपनी पे नहीं होगा। तो देखो इन कंपनीज पर कारो की नॉन एप्लीकेबिलिटी, कारो अप्लाई होगा ही नहीं, कारो अप्लाई होगा ही नहीं। लेकिन बेटा अब एक कंपनी और आती है, एक कंपनी और आती है प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी पे लॉ ने 4 कंडीशंस दे दी, लॉ ने कहा ये 4 की 4 कंडीशन आप पूरी करोगे ना तो प्राइवेट कंपनी पे कारो अप्लाई नहीं होगा। कितनी कंडीशन है? 4। क्या 4 में से कोई कितनी कंडीशन है? 4। क्या 4 कंडीशंस अपने को फुलफिल करनी है? नहीं बेटा, वीडियो बिल्कुल ठीक आ रहा है, एक बार आपको अपने एंड पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बच्चों ये बता रहा था कि जो कारो है, जो कारो है वो प्राइवेट कंपनी पर अप्लाई नहीं होता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी पे नहीं अप्लाई होने की टोटल कितनी कंडीशन है बेटा? प्राइवेट कंपनी पर नहीं अप्लाई होने की बेटा टोटल 4 कंडीशंस हैं। अब समझना यह है कि ये चारों कंडीशन अपने को फुलफिल करनी पड़ती हैं, चारों कंडीशन अपने को क्या करनी पड़ती हैं बेटा? फुलफिल करनी पड़ती हैं। अगर आप चारों की चारों कंडीशन फुलफिल कर दोगे, अगर आप चारों की चारों कंडीशन फुलफिल कर दोगे तो प्राइवेट कंपनी पर कारो अप्लाई नहीं होगा, और चारों में से कोई भी एक कंडीशन अगर आपने फुलफिल नहीं करी तो कारो अप्लाई हो जाएगा। बच्चे गलती क्या करते हैं इसमें मैं बताता हूं। बच्चे ये सोचते हैं कि कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जानी चाहिए, नहीं, गलती का पॉइंट है, याद रखना चारों कंडीशन फुलफिल होंगी तो कारो प्राइवेट कंपनी पर नहीं अप्लाई होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, अगर किसी भी एक भी कंडीशन को आपने डिफॉल्ट कर दिया तो कारो प्राइवेट कंपनी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये अपने को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए ही चाहिए, अपने को ध्यान रखना ही रखना है। तो कितनी कंडीशन बता दी अभिषेक सर ने? 4। कौन सी 4 है फटाफट से डिस्कस करते हैं। अब पहली कंडीशन क्या है? कीप इट सिंपल। पहली कंडीशन क्या है? प्राइवेट कंपनी पर कारो अप्लाई नहीं होगा, प्राइवेट कंपनी पर कारो अप्लाई नहीं होगा प्रोवाइडेड all 4 conditions are satisfied, provided all 4 conditions are satisfied। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर ये बताइए 4 कंडीशंस क्या हैं? तो बेटा देखिए 4 कंडीशंस क्या हैं मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं। 1, 2, 3 और 4। पहली कंडीशन है प्राइवेट कंपनी किसी भी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग भी ना हो, सब्सिडरी भी ना हो। नीदर होल्डिंग nor subsidiary, neither holding nor subsidiary of पब्लिक कंपनी। आप पब्लिक कंपनी के होल्डिंग भी नहीं होने चाहिए और आप पब्लिक कंपनी के सब्सिडरी भी नहीं होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, पेड अप शेयर कैपिटल निकालनी है, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस निकालना है। पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस ईयर एंड का निकलेगा, साल के एंड का निकलेगा, क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा, और वो लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़ होना चाहिए। तो वो ना होल्डिंग है ना सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस लेस देन 1 करोड़ है। टोटल बोरोइंग निकालनी है, टोटल बोरोइंग। अब याद रखना ये जो हम बोरोइंग देख रहे हैं ये 2 ही लोगों से देख रहे हैं, या तो बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ये जो देखनी है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर देखनी है, एट एनी टाइम देखनी है ड्यूरिंग द ईयर, और ये भी लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़ होनी चाहिए, ये भी लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़ होनी चाहिए। और लास्ट कंडीशन है, आपको क्या करना है? टोटल रेवेन्यू निकालना है। ये जो टोटल रेवेन्यू आपको प्राइवेट कंपनी का निकालना है ये शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग निकालना है कंपनीज एक्ट के, और ये जो टोटल रेवेन्यू आया ये लेस देन और इक्वल टू 10 करोड़ होना चाहिए। अब लॉ बोल रहा है अगर प्राइवेट कंपनी ने चारों कंडीशन पूरी कर दी तो प्राइवेट कंपनी के ऊपर कारो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है साहब, बिल्कुल सर, आ गया। तो ये तो हो गई बेटा कारो की एप्लीकेबिलिटी, ऑल कंपनीज पर अप्लाई होता है, फॉरेन कंपनी पर नहीं अप्लाई होता, फॉरेन कंपनी पर भी अप्लाई होता है, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी पर अप्लाई नहीं होता है।
प्राइवेट कंपनी पर चारों कंडीशन है, चारों कंडीशन के बीच में एंड है, चारों कंडीशन पूरी होंगी तो अप्लाई नहीं होगा, वरना होगा। ठीक है, चलिए ये तो हमें समझ में आ गया। अब सर मेन है कारों में जिन मैटर्स पर रिपोर्टिंग होनी है। अब कारों में बहुत सारे मैटर्स पर रिपोर्टिंग होनी है, कारों में बहुत सारे मैटर्स पर रिपोर्टिंग होनी है। तो सर मैटर्स जो कारों में रिपोर्ट होने हैं, मैटर्स टू बी रिपोर्टेड, ये मैटर्स बेटा कारों के पैराग्राफ 3 में है और पैराग्राफ 3 के अलग अलग सब पैराग्राफ्स में है। ठीक है, तो सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं, पहला मैटर जो कारों में रिपोर्ट होता है, पहला मैटर जो कारों में रिपोर्ट होता है वो क्या रिपोर्ट होता है? प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। पहला मैटर जो कारों में रिपोर्ट होता है वो क्या रिपोर्ट होता है? प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। इसको बोलते हैं पीपीई। क्या बोलते हैं? पीपीई। पीपीई पर पैरा कौन सा लगता है भैया? पीपीई पर पैरा लगता है पैरा 3 सब पैरा 1। पीपीई पे पैरा कौन सा लगता है? पैरा 3 सब पैरा 1। ठीक है, अब सर प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट पे सबसे पहला देखना है, ऑडिटर देखेगा कि क्या एडिक्वेट रिकॉर्ड्स मेंटेन हुए, एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स देखेगा। रिकॉर्ड्स में क्या देखना है? कि प्रॉपर रिकॉर्ड्स सभी पीपीई के मेंटेन हुए हो। इसमें दो बातें लिखना, ऑडिटर को देखना है कि पीपीई के प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन हुए हो, उन रिकॉर्ड्स में क्वांटिटेटिव डिटेल्स भी आनी चाहिए सभी पीपीई की, और सभी पीपीई का सिचुएशन भी आना चाहिए, यानी लोकेशन भी आना चाहिए। तो दो वर्ड्स याद रखो, क्वांटिटेटिव डिटेल और सिचुएशन। और ये याद रखो, ऑडिटर विल एग्जामिन वेदर कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स शोइंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड सिचुएशन ऑफ पीपीई। फिर नेक्स्ट आता है फिजिकल वेरिफिकेशन। अब फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या ध्यान रखना है मैं आपको बताता हूं। फिजिकल वेरिफिकेशन में एक तो ये देखिए, मैनेजमेंट ने रीजनेबल इंटरवल पे, ये वर्ड लिखना पड़ेगा पेपर में, रीजनेबल इंटरवल पर फिजिकल वेरिफिकेशन किया हो। और अगर फिजिकल वेरिफिकेशन में, ये अगेन वर्ड याद रखिएगा, कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिली हो। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है कोई शॉर्टेज हो, कोई थेफ्ट हो, कोई सरप्लस हो, कुछ भी हो, मतलब डिफरेंसेस मिल रहे हैं, तो वो डिफरेंसेस प्रॉपर्ली डेल्ट हो गए हो। प्रॉपर्ली डेल्ट हो गए हो मतलब बुक्स के अंदर प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो गए हो। तो एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स देख लीजिए, फिजिकल वेरिफिकेशन कर लीजिए। फिजिकल वेरिफिकेशन देख लीजिए मैनेजमेंट ने किया नहीं किया। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑडिटर को टाइटल डीड्स देखनी है। टाइटल डीड्स देखनी है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। उसमें यह देखना है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसकी टाइटल डीड इन द नेम ऑफ कंपनी हो। टाइटल डीड किसके नाम पर होनी चाहिए? बोले टाइटल डीड इन द नेम ऑफ कंपनी होनी चाहिए। अच्छा, अब मान लीजिए ऑडिटर ने ऑडिट करी, ऑडिटर को पता चला कि कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनकी टाइटल डीड कंपनी के नाम पर नहीं है। तो लॉ ने कहा एक फॉर्मेट बना के इसको रिपोर्ट करो। लॉ ने कहा एक फॉर्मेट बनाकर इसको रिपोर्ट करो। फॉर्मेट क्या दिया लॉ ने? फॉर्मेट क्या दिया लॉ ने? तो देखो एक शॉर्ट में मैं ये फॉर्मेट आपको बना के बता रहा हूं। लॉ ने इसके अंदर टोटल 6 कॉलम्स दिए, 1 2 3 4 5 6। लॉ ने कहा आपको इस टेबुलर फॉर्मेट में रिपोर्टिंग देनी है उन इमूवेबल प्रॉपर्टीज की जिनकी टाइटल डीड कंपनी के नाम पर नहीं है। तो क्या क्या रिपोर्टिंग होगी? एक तो प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन आएगा, लैंड है, बिल्डिंग है, कहां पर सिचुएटेड है, साइज क्या है, एरिया क्या है। एक प्रॉपर्टी की ग्रॉस कैरिंग वैल्यू आएगी। ग्रॉस कैरिंग वैल्यू होती है डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले वाली वैल्यू, वो आएगी। एक किसके नाम से है? हेल्ड इन नेम ऑफ, जिस भी पर्सन के नाम पे उसका नाम आ जाएगा। कंपनी का उससे रिलेशन आ जाएगा कि क्या वो पर्सन कंपनी का प्रमोटर है, क्या वो पर्सन कंपनी का डायरेक्टर है, क्या वो पर्सन कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर का, क्या वो पर्सन कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर का रिलेटिव है, क्या वो एम्प्लॉय है। और क्या रिपोर्टिंग होनी है? पीरियड। इसमें टाइम बताना है कि कब से ऐसा था, किस डेट से किस डेट तक ऐसा रहा
कि वो प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे नहीं होके किसी और के नाम पे चल रही थी। और लास्ट, रीजंस, कंपनी से ऑडिटर रीजन पूछेगा और रीजन भी रिपोर्ट करेगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन ऑफ पीपीई, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। अब ये क्या पॉइंट है मैं बताता हूं। ऑडिटर को सबसे पहले ये देखना है कि क्या कोई भी प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट या इंटेंजिबल असेट्स का रीवैल्यूएशन ड्यूरिंग द ईयर हुआ है। अगर हुआ है तो सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या रीवैल्यूएशन एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से कराया था, क्या रीवैल्यूएशन एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से कराया था, और रीवैल्यूएशन के टाइम पर जो अमाउंट ऑफ चेंज आया वो कारो रिपोर्ट में बताना है। मतलब दो चीजें देखनी है, एक तो रीवैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने किया हो और रीवैल्यूएशन के टाइम पे जो अमाउंट ऑफ चेंज आया वो भी बताना है। अब इसमें देखना यह है कि अमाउंट ऑफ चेंज तब बताना है जब वो 10% और मोर है ऑफ नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ पीपीई। जैसे एक हो गया प्लांट एंड मशीनरी, टोटल प्लांट मशीनरी देख लो, कोई एक प्लांट मशीनरी नहीं, टोटल प्लांट मशीनरी 1 करोड़ की है, 1 करोड़ का 10% 10 लाख। तो अगर अमाउंट ऑफ चेंज रिवैल्यूएशन पर 10 लाख या उससे ज्यादा हुआ है तो उसकी रिपोर्टिंग आपको अंडर कारो करनी है। और एक लास्ट पॉइंट आता है बेटा रिपोर्टिंग के लिए प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट के रिस्पेक्ट में, बेनामी प्रॉपर्टी। बेनामी प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड आउट ऑफ इलीगल फंड्स। ऑडिटर को सिर्फ इतना अपनी कारो रिपोर्ट में बताना है कि क्या कंपनी के ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई हैं अंडर बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988, एंड अगर ऐसी कोई प्रोसीडिंग्स कंपनी पर हैं तो क्या कंपनी ने उन प्रोसीडिंग्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया है। तो ऑडिटर को क्या देखना है कि डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किया या नहीं किया कंपनी ने। किसका? जो भी प्रोसीडिंग्स कंपनी पर हैं अंडर बेनामी ट्रांजैक्शंस, बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988। काफी बड़ा हेड है ये पीपीई का, हमें लगता है हमें लर्न नहीं होगा। क्यों नहीं लर्न होगा? वेरी इजी है। एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स हमने चेक कर लिया है, एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स हमने चेक कर लिया है, फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट ने किया नहीं किया, टाइटल डीड कंपनी के नाम पर होनी चाहिए, रिवैल्यूएशन ऑफ पीपीई हुआ नहीं हुआ ऑडिटर ने चेक कर लिया है, और बेनामी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उनका डिस्क्लोजर हुआ नहीं हुआ ये ऑडिटर ने चेक कर लिया है। ठीक है, ये हो गया प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। अब अगला हेड आता है बच्चों इन्वेंट्रीज। छोटा हेड है, छोटा हेड है। अब जैसे पहला था पैराग्राफ 3 का 1, अभी है पैराग्राफ 3 सब पैराग्राफ 2, 3(2) इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्रीज में क्या करना है? अगेन इन्वेंट्री में एक तो अपने को वही देखना है फिजिकल वेरिफिकेशन, इन्वेंट्री में भी एक तो बेटा फिजिकल वेरिफिकेशन देखना है, और एक इन्वेंट्री में हमको देखना है वर्किंग कैपिटल लिमिट्स। बताऊंगा क्या है वर्किंग कैपिटल लिमिट्स। दो चीजें देखनी है, सिर्फ दो ही चीजें हैं। सबसे पहला वही, आप ये देखिए क्या मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन रीजनेबल इंटरवल पे किया। तो एक तो यही देखना है, सेम एज अबव, ये सेम पॉइंट पीपीई में भी है। क्या इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन रीजनेबल इंटरवल पे हुआ? ऑडिटर चेक करेगा और कारो में बताएगा। अच्छा, अब फिजिकल वेरिफिकेशन अगर हुआ और उस पे मटीरियल डिस्क्रिपेंसी मिली 10% और मोर की, वरना नहीं, 10% और मोर की, वरना नहीं, तो उस डिस्क्रिपेंसी के बारे में कारो रिपोर्ट में बताओ, और उससे मैनेजमेंट ने प्रॉपर्ली डील किया क्या वो भी कारो रिपोर्ट में बताओ। क्या क्या दो बातें बता रहे हैं? अगर मटीरियल डिस्क्रिपेंसी है
greater than or equal to 10% of each class of inventory of each class of inventory of each class of inventory। तो हमें देखना है कि वो क्या हो गई हो, कारो रिपोर्ट में बता दो, और ये देख लो कि वो प्रॉपर्ली डेल्ट विद हो गई हो, वो प्रॉपर्ली डेल्ट विद हो गई हो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अब एक होता है ऑडिटर को ये देखना है क्या कंपनी को वर्किंग कैपिटल लोन मिला है, एग्रीगेट में देखना है, एग्रीगेट में देखना है, बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनसे भी लिया है एग्रीगेट में देखना है ग्रेटर देन 5 करोड़ का। ऑडिटर को देखना है क्या कंपनी को वर्किंग कैपिटल लोन मिला है ग्रेटर देन 5 करोड़ का एग्रीगेट में, जिसमें सिक्योरिटी के तौर पे करंट एसेट्स को रखवाया गया है ऑन बेसिस ऑफ करंट एसेट्स। इफ यस, बोले मिला है यार, बोले मिला है कंपनी को 5 करोड़ से ज्यादा का वर्किंग कैपिटल लोन, तो ऑडिटर को देखना है कि जो भी क्वार्टरली रिटर्न्स करंट एसेट से रिलेटेड कंपनी बैंक को दे रहा होगा, जो भी क्वार्टरली रिटर्न्स, करंट एसेट्स की क्वार्टरली डिटेल, क्वार्टरली रिटर्न्स ऑफ करंट एसेट्स फाइल्ड बाय कंपनी टू बैंक, जो कंपनी ने बैंक को दी होगी वो बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच हो, कहीं फर्जी बना के ना बेच दी हो, अग्रीमेंट में होनी चाहिए, अग्रीमेंट विद मैच होनी चाहिए, अग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स होनी चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच होनी चाहिए। तो भाई देखो बड़ा इजी है, सबसे पहला इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है, ऑडिटर को रिपोर्टिंग करनी है। वर्किंग कैपिटल की लिमिट अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो ऑडिटर को रिपोर्टिंग करनी है। अगला पॉइंट आता है, ये थोड़ा अगेन बड़ा हेड हो जाता है, अभी 2 पैराग्राफ हमारे हो गए। अच्छा, कुछ बच्चे मेरे से ये भी पूछते हैं अरे सर कोई पैराग्राफ किसी दूसरे पैराग्राफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? ऐसा नहीं है, किसी भी पैराग्राफ से आता है, और ये मत सोचिए कि इस पैराग्राफ में कम पॉइंट है तो इससे नहीं आएगा, सबसे आता है। ठीक है, अच्छा बड़ा इजी हेड है, लेकिन इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, लोन्स। ठीक है, इसका पैराग्राफ नंबर है पैरा 3 सब पैरा 3। ठीक है, देखो अब इसमें सबसे पहला क्या है, ऑडिटर को 2 चीजें रिपोर्ट करनी है। एक तो एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन, कारो में बताएगा, रिपोर्ट करेगा कि पूरे साल में टोटल कितना लोन दिया, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन्स जो आपने दिए, गारंटीज जो आपने दी, सिक्योरिटी जो आपने दी, गिवन। मान लो पूरे साल में 2 लोन दिए, 2 करोड़ 2 करोड़, तो एग्रीगेट अमाउंट हो गया 4 करोड़, एक तो वो, और इनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा है ईयर एंड पर। पहले ये ध्यान रखना, लोन लेने की बात नहीं हो रही है, देने की बात हो रही है। लोन दिया, गारंटी दी, सिक्योरिटी दी, तो कितना एग्रीगेट पूरे साल में दिया, और जो दिया उसमें से ईयर एंड पे आउटस्टैंडिंग कितना बचा है। ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। जो हमने दिया है गिवन टू सब्सिडियरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी और जॉइंट वेंचर एंड अदर्स, मतलब सेपरेट रिपोर्टिंग है। जो लोन आपने सब्सिडरी को दिया, एसोसिएट को दिया, जॉइंट वेंचर को दिया, वो अलग रिपोर्ट हो गए, किसी और को दिया वो अलग रिपोर्ट हो गए। अच्छा, अब अगला पॉइंट एक बहुत अच्छा है, अगला पॉइंट बहुत अच्छा है, ऑडिटर को देखना है, ये पहला पॉइंट है लोन एडवांस में। दूसरा पॉइंट है ऑडिटर को देखना है कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट अगर करी है, चाहे लोन दिया है, चाहे कोई गारंटी दी है, जो भी दिया है एटसेट्रा, ठीक है, उसके लिए ऑडिटर को देखना है कि उसके जो टर्म्स हैं, जिन टर्म्स पे वो दिया गया वो कंपनी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट ना डाले। टर्म्स आर नॉट प्रिजुडिशियल टू कंपनी,
टर्म्स आर नॉट प्रिजुडिशियल टू कंपनी। प्रिजुडिशियल मतलब कंपनी के फेवर में नहीं हो, बुरा प्रभाव डाल रहे हो, अनसिक्योर्ड लोन दे दिया, प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं दी, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे दिया, यहां सब जगह आप कहेंगे कि वो कंपनी के लिए प्रिजुडिशियल है। अच्छा, एक बात और इसमें याद रखिए, आप ये देखिए अगर कंपनी किसी को लोन दे रही है तो क्या साथ में उसको रीपेमेंट शेड्यूल भी दे? रीपेमेंट शेड्यूल एक लिस्ट होती है कि कितना इंस्टॉलमेंट, कितना इंटरेस्ट किस ड्यू डेट पर डिपॉजिट होना है। और ये भी देखिए कि अगर कंपनी ने किसी को लोन दिया तो क्या सामने वाला उसका रीपेमेंट रेगुलर ड्यू डेट्स पे कर रहा है। तो लोन्स के रिस्पेक्ट में क्या क्या देखना है, क्या कंपनी ने सामने वाले को रीपेमेंट शेड्यूल प्रोवाइड कराया था लोन का, और ये देखना है कि क्या लोन का रीपेमेंट रेगुलर आ रहा है, वेदर रीपेमेंट्स आर रेगुलर। ये ऑडिटर चेक भी करेगा, ये ऑडिटर चेक भी करेगा मेरे बच्चों, और चेक करके कारों में रिपोर्ट भी करेगा। एक तो रीपेमेंट शेड्यूल सामने वाले को दिया गया हो, और एक सामने वाला लोन का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो रेगुलर जो भी ड्यू डेट से उस पे भी कर रहा हो। अच्छा, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अगर कोई लोन ड्यू डेट पर नहीं रीपे हुआ है और लोन का ओवरड्यू पीरियड, ओवरड्यू मतलब उसकी ड्यू डेट निकले 90 डेज से ज्यादा हो चुकी है, तो जो लोन्स का ओवरड्यू पीरियड 90 डेज से ज्यादा है, आप ये चेक करो कि उन लोन्स की रिकवरी के लिए कंपनी ने रीजनेबल स्टेप्स लिए या रीजनेबल स्टेप्स नहीं लिए। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, एक पॉइंट और है, अगर कोई लोन ड्यू हुआ ड्यूरिंग ईयर, सामने वाला लोन को रीपे नहीं कर पा रहा था, तो कंपनी ने लोन का रिन्यूअल कर दिया। रिन्यूअल करने का मतलब होता है लोन का टाइम पीरियड आगे बढ़ा दिया रीपेमेंट का, या कंपनी ने उसको फ्रेश लोन्स दे दिए और उससे बोला कि फ्रेश लोन से तू पुराने वाला लोन रीपे कर दे। लोन ड्यू हुआ, सामने वाले ने चुकाया नहीं, रीपे नहीं किया, तो कंपनी ने लोन का रिन्यूअल किया या उसे फ्रेश लोन दिए ताकि वो अर्लियर लोन रीपे कर पाए। तो ऐसे जो भी लोन्स हैं, ऐसे जो भी लोन्स हैं, कारों में उनका एग्रीगेट अमाउंट बताइए और उन लोन्स का परसेंटेज बताइए ओवर टोटल लोन्स। व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज ओवर टोटल लोन्स बताना है? कंपनी ने टोटल 10 करोड़ के लोन दे रखे हैं बहुत सारे अलग अलग लोगों को, उसमें से जो मान लीजिए 10 करोड़ में से मान लीजिए 2 करोड़ के लोन ऐसे हैं जिनका रिन्यूअल हुआ था, तो 2 करोड़ अपॉन 10 करोड़ 20% हो गया, तो ये हो गया परसेंटेज ओवर टोटल लोन्स। और एक लास्ट पॉइंट इसमें आता है बेटा, लास्ट पॉइंट इसमें आता है बेटा जो हमें याद रखना है, अगर कंपनी ने कोई लोन दिए हैं जिनका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं है और वो रीपेबल ऑन डिमांड है, तो अगर कोई लोन्स गिवन है जो रीपेबल ऑन डिमांड थे, जिनका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं था, जिनका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं था, तो सेम रिपोर्टिंग होनी है। ऐसे लोन्स का भी आपको कारों में एक तो एग्रीगेट अमाउंट बताना है, कारों में एक तो एग्रीगेट अमाउंट बताना है, और एक आपको बताना है परसेंटेज ओवर टोटल लोन्स, परसेंटेज ओवर टोटल लोन्स। लेकिन फर्क ये है, ये लोन्स तभी रिपोर्ट होंगे जब ये लोन्स या तो आपने प्रमोटर्स को दिए हैं। देखो इसमें एक चीज है, अगर आपने कोई लोन दिए तो एग्रीगेट अमाउंट बताओ, परसेंटेज ओवर टोटल लोन्स बताओ, और ये भी बताओ, ये एक्स्ट्रा बात इसमें आ गई जो वहां नहीं थी, कि ये इनमें से अगर कोई लोन आपने प्रमोटर्स को दिया है या रिलेटेड पार्टीज को दिया है तो वो भी बताइए। तो ये बेटा रिपोर्टिंग है उन लोन्स एंड एडवांसेस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, गारंटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए जो कंपनी ने दे रखे हैं अंडर कारो। अब कुछ छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे कारो का हमारा पैराग्राफ 3, ये हमारा कारो का पैराग्राफ 3 का सब पैराग्राफ 3 हो गया। अब अगला पॉइंट आता है बेटा, जो 2-3 छोटे छोटे पॉइंट लिख देता हूं।
अगर कंपनी ने, ये कारो का पैराग्राफ 3 सब पैराग्राफ 4 है। रिपोर्टिंग क्या है मैं आपको बताता हूं। सिर्फ इतना देखना है कि अगर कंपनी ने कोई लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है, तो दो सेक्शन से कंप्लायंस किया हो, 185 एंड 186। और अगर इन सेक्शन से नॉन कंप्लायंस है तो कारो में रिपोर्ट कर दो। तो लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी गिवन। तो हमें दो चीजें देखनी है, एक कंप्लायंस देखना है ऑफ सेक्शन 185 एंड 186, और हमें रिपोर्ट करनी है नॉन कंप्लायंस। अगर इनसे कोई नॉन कंप्लायंस है तो कारो में बतानी पड़ेगी, कारो में बतानी पड़ेगी। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है, बड़ा इजी पॉइंट है अगेन ये भी। अब कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आ रहे हैं लकीली। पैरा 3 सब पैरा 5, अगर कंपनी ने पब्लिक से डिपॉजिट लिया है, पब्लिक से डिपॉजिट्स ले सकते हैं, आप जानते हैं कंपनी लेती है। चैप्टर 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, सेक्शन 76 लगता है स्पेशली, बाकी डिपॉजिट्स के सेक्शन 73 से 76 हैं कंपनीज एक्ट 2013 में। तो पब्लिक डिपॉजिट लिया है, तो पब्लिक डिपॉजिट में हमें एग्जामिन करनी है कंप्लायंस, कि कंप्लायंस हुई नहीं हुई, एंड रिपोर्ट करनी है नॉन कंप्लायंस। पहले तो चेक कर लो कंप्लायंस हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर कंपनी से पब्लिक से डिपॉजिट ले रखे हैं तो कंप्लायंस किससे देखना है, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 73 टू 76 से एंड उससे रिलेटेड रूल से, आरबीआई के डायरेक्टिव से। उसके अलावा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल का कोई और ऑर्डर है उससे। किस किस से कंप्लायंस चेक हो रहा है, सेक्शन 73 टू 76 of Companies Act 2013 and related rules, RBI directives and order passed by, कोई भी ऑर्डर पास किया है, ऑर्डर पास बाय, चाहे वो ऑर्डर कोर्ट ने दिया हो, चाहे वो ऑर्डर आरबीआई ने दिया हो, चाहे वो ऑर्डर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने दिया हो। नाम याद रखिए, कोर्ट, आरबीआई, एनसीएलटी। इनसे कंप्लायंस चेक करो, नॉन कंप्लायंस हो रिपोर्ट करो। ये कारो का हो गया पैरा 3-5, ठीक है। अच्छा, कारो का अगला पैरा आता है, कारो का अगला पैरा आता है 3-6, कारो का अगला पैरा आता है 3-6। अब ये किसकी बात करता है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स। मैं जरूर चाहूंगा पेपर में बात लिख कर आओ, कंपनीज कॉस्ट अकाउंट्स एंड ऑडिट रूल्स बने हुए हैं। वो ये बोलते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स उन कंपनीज को बनाने जिनका टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 करोड़ है ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। अगर कंपनी का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 35 करोड़ से या उससे ज्यादा होता है तो कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने होते हैं। ये बात लिखी हुई है कंपनीज कॉस्ट अकाउंट्स एंड ऑडिट रूल्स में, ठीक है। अब सर ऑडिटर को सिर्फ इतना देखना है कि कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने थे, नहीं बनाने थे, और कंपनी ने बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। पहले तो क्या देखना है, वेदर रिक्वायर्ड, क्या कॉस्ट रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड है अंडर सेक्शन 148(1) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और क्या रिपोर्ट करना है, वेदर रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड और नॉट। देखो दो चीजें देखी जा रही हैं, पहला तो ये देखो बनाने थे कि नहीं बनाने थे। अब बनाने थे कि नहीं बनाने थे सेक्शन 148(1) बताता है, और सेक्शन 148(1) में क्या लिखा है वो मैंने आपको बता दिया। तो पहले तो ये देखो बनाने नहीं बनाने, फिर ये रिपोर्टिंग करो कि बनाए या नहीं बनाए। ये कारो में एक और रिपोर्टिंग हो गई। अच्छा, अब अगली रिपोर्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफी बार आती है। पैरा 3 सब पैरा 7 है कारो का, पैरा 3 सब पैरा 7 है कारो का। स्टैट्यूटरी ड्यूज, स्टैट्यूटरी ड्यूज क्या होते हैं,
कोई भी ऐसे ड्यूज जो गवर्नमेंट को देने हैं, जैसे कोई पीएफ का कंट्रीब्यूशन है, कोई टैक्सेस हैं, कोई ड्यूटी है, कोई सेस है, ये सब होते हैं स्टैट्यूटरी ड्यूज। अब ऑडिटर ऑडिट पे जाएगा। देखो एक ऑडिट का एक बहुत नॉर्मल पॉइंट है, मैं किसी ऑडिट पर जा रहा हूं तो मुझे देखना है कि एंटिटी अपने ये वाले जो स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं वो रेगुलर जमा कर रही है कि नहीं कर रही है। अब इसमें भी क्या रहता है बेटा, स्टैट्यूटरी ड्यूज दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक तो जिनको लेके मेरे और सरकार के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं है, अनडिस्प्यूटेड ड्यूज। कंपनी और गवर्नमेंट के बीच में जिन ड्यूज को लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं है। और एक होता है डिस्प्यूट होता है, गवर्नमेंट ने कोई डिमांड मांगी, कंपनी ने बोल दिया भाई ये डिमांड तो अनफेयर है, कंपनी ने जाके किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल में अपील कर दी। तो अगर डिस्प्यूटेड ड्यू है, अगर डिस्प्यूटेड है, नहीं है तो बढ़िया है। अगर डिस्प्यूटेड है तो कारों में अमाउंट इन्वॉल्व बताओ कि कितने अमाउंट को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, अमाउंट इन्वॉल्व बताओ, और फोरम यानी कोर्ट बताओ, फोरम या कोर्ट जहां पर वो डिस्प्यूट चल रही है, पेंडिंग चल रही है। और अनडिस्प्यूटेड है तो दो चीजें देखो, क्या कंपनी डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड ड्यूज रेगुलर डिपॉजिट कर रही है, जो उनकी ड्यू डेट है उस पर डिपॉजिट कर रही है, और अमाउंट रिपोर्ट करो कारों में उन स्टैट्यूटरी ड्यूज का जिनको ओवर ड्यू हुए ग्रेटर देन 6 मंथ्स हो गई है। कीप इट सिंपल। डिस्प्यूटेड है तो अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट एंड फोरम एंड कोड बता दो, और अगर अनडिस्प्यूटेड है तो ऑडिटर चेक कर लेगा क्या कंपनी ड्यूज को रेगुलरली डिपॉजिट करती है, और किसी अनडिस्प्यूटेड अमाउंट को ओवर ड्यू है 6 महीने से ज्यादा हो गई है, मतलब उसकी ड्यू डेट निकले 6 महीने से ज्यादा हो गई है, तो वो कारों में बता दीजिए। बस इतना ही है कारों में, और कुछ भी नहीं है। अच्छा कितने पैरा हो गए सोचो, फटाफट हो गए, 5 6 7 छोटे छोटे पैरा है। ठीक है, अभी 8th पैरा भी बड़ा इजी सा है, पैरा 38, पैरा 38। अब ये किस चीज का है, बेसिकली इनकम टैक्स में आप इसको अनडिस्क्लोज इनकम बोलते हैं, यहां पर हम बोल रहे हैं अनरिकॉर्डेड इनकम। कंपनी ने कोई इनकम अर्न करी, कंपनी ने कोई इनकम अर्न करी, वो इनकम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करी, बाद में वो इनकम करंट ईयर में, बाद में वो इनकम करंट ईयर में कंपनी को क्या करनी पड़ गई, बाद में वो इनकम मान लीजिए करंट ईयर में कंपनी को डिस्क्लोज करनी पड़ गई। तो लॉ ये बोल रहा है ऑडिटर को रिपोर्टिंग ये करनी है कि क्या कोई अनडिस्क्लोज इनकम जो पहले कभी डिस्क्लोज नहीं हुई थी, क्या करंट ईयर में कंपनी ने, जो करंट असेसमेंट ईयर चल रहा है उसमें कंपनी ने रिपोर्ट करी है। तो ऑडिटर को क्या रिपोर्ट करना है, क्या कोई अनडिस्क्लोज इनकम सरेंडर्ड हुई या रिपोर्टेड हुई इन करंट असेसमेंट ईयर। क्या कोई अनडिस्क्लोज इनकम सरेंडर हुई या रिपोर्ट हुई, कब सरेंडर या रिपोर्ट हुई, इन करंट असेसमेंट ईयर, कारों में बताना पड़ेगा। और ये भी बताओ जो इनकम पहले अनरिकॉर्डेड थी क्या अब रिकॉर्ड कर ली है क्या, वेदर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड, वेदर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द ईयर। चलो पहले अनरिकॉर्डेड थी ठीक है, चलो पहले अनरिकॉर्डेड थी ठीक है, क्या अब रिकॉर्ड कर ली क्या, ये कहां पे रिपोर्ट करना है, कारों में रिपोर्ट करना है। तो कितने पॉइंट हो गए बेटा कारों में, अनरिकॉर्डेड इनकम चेक हो गई, स्टैट्यूटरी ड्यूज चेक हो गए, कॉस्ट रिकॉर्ड चेक हो गए, इजी इजी है। एक बार रिकैप करो, पब्लिक डिपॉजिट में कंप्लायंस चेक होगी आरबीआई के डायरेक्टिव से, कंपनीज एक्ट से, कोर्ट के ऑर्डर से। कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं नहीं बनाने चेक होगा, और बनाए नहीं बनाए चेक होगा। स्टैट्यूटरी ड्यूज अनडिस्प्यूटेड है तो रेगुलरली डिपॉजिट हो रहे हैं नहीं हो रहे, जो 6 महीने से ज्यादा ओवरड्यू है रिपोर्ट होंगे। डिस्प्यूटेड है अमाउंट इन्वॉल्व और कोर्ट रिपोर्ट होगी। अनरिकॉर्डेड इनकम है तो करंट ईयर में जो अनरिकॉर्डेड इनकम सरेंडर हुई वो देख लो, और क्या इस साल बुक्स में रिकॉर्ड हो गई वो देख लो। ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगला पैरा।
वैसे तो सब इक्वली इंपॉर्टेंट है, फिर भी ये कुछ पैराग्राफ्स हैं जो नॉर्मली पीवाई क्यूज वगैरह में, आरटीपी एमटीपी में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। पैरा 310 रीपेमेंट ऑफ ड्यूज, पैरा 310 रीपेमेंट ऑफ ड्यूज। ठीक है, मुझे पता है कारो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको ये जो रिवीजन करा रहा हूं एक डिटेल्ड रिवीजन करा रहा हूं, मैक्सिमम कवरेज करने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर आपने कारो एक बार भी नहीं पढ़ा है, मैं आपको बता रहा हूं इससे आपको लर्न हो जाएगा, आप ट्राई कर लेना, हो जाएगा, स्किप मत करिए कारो को। क्या पैराग्राफ और सब पैराग्राफ नंबर लर्न करने? कोई बच्चा मेरे को मैसेज करके पूछा, नॉट रिक्वायर्ड। हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट रिक्वायर्ड नहीं होता है। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी सर, बढ़िए, बिल्कुल बढ़िए। अब सर अगली रिपोर्टिंग ये है, अगर कंपनी ने कोई लोन लिया, चाहे किसी से भी लिया, और उसके रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया, तो रीपेमेंट ऑफ लोन में जो डिफॉल्ट है वो कारो में एक टेब्यूलर फॉर्मेट में रिपोर्ट होंगे। तो कारो में आपको रिपोर्ट करना है डिफॉल्ट्स इन रीपेमेंट, कारो में आपको रिपोर्ट करना है डिफॉल्ट्स इन रीपेमेंट। और ये जो डिफॉल्ट्स रिपोर्ट होते हैं लेंडर वाइज होते हैं, मतलब जैसे मेरे 3 अलग बैंक से लोन्स है, तो तीनों लोन्स की अलग रिपोर्टिंग होगी, एग्रीगेट रिपोर्टिंग नहीं होगी। तो इसके फॉर्मेट की रिपोर्टिंग के लिए भी वापस से 6 कॉलम बनते हैं, इसके फॉर्मेट की रिपोर्टिंग के लिए भी वापस से 6 कॉलम्स आपको बनाने पड़ते हैं, और 6 कॉलम बना के एक टेबुलर फॉर्मेट में रिपोर्ट होती है। एक तो रिपोर्टिंग होती है नेचर ऑफ बोरोइंग की। व्हाट डू यू मीन बाय नेचर ऑफ बोरोइंग? लॉन्ग टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है, वर्किंग कैपिटल लोन है, क्या है? कोई डेट सिक्योरिटीज यानी डिबेंचर्स हैं क्या? डिबेंचर भी तो लोन ही है। और क्या रिपोर्टिंग होगी? जिससे लोन लिया है उसके लेंडर का नाम, नेम ऑफ लेंडर, बैंक का नाम आ जाएगा। जितना अमाउंट पेड नहीं हुआ उसकी डिटेल, अमाउंट नॉट पेड, कितना अमाउंट पे नहीं किया था ड्यू डेट पर। ठीक है, जो अमाउंट पे नहीं किया वो प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं किया, या इंटरेस्ट अमाउंट पे नहीं किया, या दोनों ही पे नहीं किए। ठीक है, और क्या रिपोर्ट करना है? कितने टाइम से डिले किया, कितना टाइम हो गया उसको ड्यू हुए, नंबर ऑफ डेज ऑफ डिले, बेसिकली ओवर ड्यू पीरियड, कि 40 डेज हो गए, 50 डेज हो गए, 60 डेज हो गए। और लास्ट, ऑडिटर अपने खुद के कोई रिमार्क्स इस रिगार्ड में देना चाहता है तो दे सकता है। इसमें याद रखना लेंडर वाइज डिटेल रिपोर्ट होती है, पर डेट सिक्योरिटीज में लेंडर वाइज डिटेल रिपोर्ट नहीं होगी। मान लीजिए कंपनी ने डिबेंचर्स का रीपेमेंट नहीं किया, तो एवरी डिबेंचर होल्डर का नाम सेपरेटली रिपोर्ट नहीं हो सकता है, इसलिए वो एग्रीगेट में रिपोर्टिंग होती है। बाकी सभी लेंडर्स की रिपोर्टिंग लेंडर वाइज होती है। ठीक है, अच्छा एक और चीज रिपोर्ट करनी है, क्या बैंक ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कंपनी को डिक्लेयर किया है विलफुल डिफॉल्टर? विलफुल डिफॉल्टर मतलब जानबूझ के पैसा नहीं दे रहे, पैसा होते हुए भी। विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया है क्या? एज पर आरबीआई नॉर्म्स। किया है तो बता दो भैया, हाँ किया है। बोले किया गया हमारी कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर, रिपोर्ट कर दो, उसमें क्या है। अच्छा एक बढ़िया रिपोर्टिंग और है, ऑडिटर को देखना है कि अगर कंपनी ने कोई लोन लिया, मान लो मशीनरी खरीदने के लिए, तो लोन जिस पर्पस के लिए लिया उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज हुआ हो। अगर वो अमाउंट किसी अदर पर्पस में डाइवर्ट हुआ, तो कितना अमाउंट डाइवर्ट हुआ वो बताना है कारो रिपोर्ट में। तो कारो रिपोर्ट में क्या बताना है? वेदर लोन यूटिलाइज्ड फॉर द रेलेवेंट पर्पस, जिस पर्पस के लिए लिया था क्या उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज हुआ। इफ नॉट, नहीं हुआ, तो कितना फंड डाइवर्ट हुआ, फंड्स डाइवर्टेड, एंड अदर पर्पस, जिस पर्पस के लिए डाइवर्ट हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्टिंग है, छोटी छोटी केस स्टडीज आती हैं इस पे। हमने एज एन ऑडिटर ये चेक किया है कि लोन उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज हुआ हो जिस पर्पस के लिए लिया। अगर लोन कहीं और डाइवर्ट हुआ तो कितना डाइवर्ट हुआ और किस पर्पस के लिए डाइवर्ट हुआ, कारो रिपोर्ट में बता दीजिए। इजी सी रिपोर्टिंग। एक पॉइंट और मैं इसमें करने के लिए बोलूंगा, ज्यादा पॉइंट इसमें नहीं बोलूंगा, होने को और भी पॉइंट है। एक छोटी चीज और देख लीजिए, कोई लोन शॉर्ट टर्म पर्पसेस, वर्किंग कैपिटल पर्पसेस के लिए लिया गया,
कहीं उसको लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए तो नहीं यूटिलाइज कर लिया, जैसे कोई लैंड या बिल्डिंग या प्लांट मशीनरी खरीदने के लिए। तो वेदर शॉर्ट टर्म लोन्स utilized for long term purposes, ये बेटा कारो में रिपोर्टिंग हमें देनी है। तो ये पैरा 10, सब पैरा 10 हमारा कारो का हो चुका है। सब पैरा 9 होना चाहिए मेरे हिसाब से, आई थिंक यस, सब पैरा 9 हमारा कारो का हो चुका है। ठीक है, अब आता है पैरा 10। अब आता है पैरा 10। कारो का क्या आता है बेटा? पैराग्राफ 10 आता है। देखो अब ये बड़ा इजी है, बहुत मैं साथ में बता दे रहा हूं। कंपनी ने फंड्स रेस किए हैं, है ना, फंड्स रेस किए, कीप इट सिंपल, फंड्स रेज हुए। फंड्स रेज या तो कंपनी ने पब्लिक इशू लाकर किए, आईपीओ, एफपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर, या कंपनी ने फंड्स रेस किए हैं किसी तरीके का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करके, या कंपनी ने फंड्स रेस किए हैं प्राइवेट प्लेसमेंट करके। ठीक है, तो अगर फंड्स पब्लिक ऑफर से रेज हुए हैं तो पहले तो जब प्रोस्पेक्टस इश्यू होता है तो उसमें पब्लिक को पर्पस बताया जाता है कि फंड्स किस पर्पस के लिए यूज करेंगे। तो हमें देखना है पब्लिक इश्यू से जो फंड्स आए तो यूटिलाइज हुए, यूटिलाइज्ड फंड्स फॉर द रेलेवेंट पर्पस। ऑडिटर देखिए, फंड्स जिस पर्पस के लिए रेज हुए हैं उसी पर्पस के लिए यूज हुए हो। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा जो भी डिफॉल्ट्स हुए हैं वो, कि फंड भाई कहां यूज कर लिया। डिफॉल्ट्स रिपोर्ट करो कि भाई फंड तो ये बोल के रेस किया कि फैक्ट्री लगाएंगे और उससे हमने जाके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दी हो, क्या पता। तो जो भी डिफॉल्ट्स हुए वो रिपोर्ट करने हैं। और अगर डिफॉल्ट का कोई सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन किया गया, चलो एक बार तो डिफॉल्ट हो गया, पर होता है ना यार, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। क्या पता कंपनी ने डिफॉल्ट किया हो वो भी बता दो, कोई सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन किया हो वो भी बता दो। अच्छा, प्राइवेट प्लेसमेंट से जो फंड्स आए उसमें भी सिमिलर रिपोर्टिंग है, बट उसमें एक बात एक्स्ट्रा है। एक तो हमें रिपोर्ट करना है कि जो फंड्स प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करके लिए गए या प्राइवेट प्लेसमेंट करके लिए गए वहां पे कंप्लायंस हुआ सेक्शन 42 जो कि प्राइवेट प्लेसमेंट का है एंड सेक्शन 62 जो कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का है, राइट इशू का है, कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 42 एंड 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और वहां पे भी सेम है। हमें देखना है कि फंड्स यूटिलाइज हुए हो, यूटिलाइज्ड फंड्स फॉर रेलेवेंट पर्पस, और अगर डिफॉल्ट हुआ है तो आपको रिपोर्ट करना है। आपको रिपोर्ट करना है, क्या रिपोर्ट करना है? अमाउंट इन्वॉल्व्ड, कि कितना अमाउंट ऐसा है जो कहीं और यूज हो गया। नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस अगर हुई है, कोई नॉन कंप्लायंस हुई है 42 62 से, तो वो रिपोर्ट करनी है। मतलब रिपोर्टिंग दो चीजों की है। अगर फंड किसी अदर पर्पस में यूज हुआ तो अमाउंट इन्वॉल्व बताना है कि कितना अमाउंट ऐसा है जो अदर पर्पस में यूज हुआ। और सेक्शन 42 या 62 से नॉन कंप्लायंस है तो वो, यहां पे ये वाली बात नहीं है सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन वाली, ठीक है, लिखी भी नहीं है, लिख दो तो गलत नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है बेटा, हमने कितने पैराग्राफ कर लिए कारो के? 10 पैराग्राफ्स कर लिए, मतलब पैरा तो 3 ही चल रहा है, उसका सब पैराग्राफ 10 तक हम लोग कर चुके हैं। अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया बता दिया सर। अच्छा, और क्या रिपोर्टिंग है कारो में? अब कारो में और क्या रिपोर्टिंग है? अब सर अगला पैराग्राफ आ रहा है, पैरा 3 सब पैराग्राफ 11, फ्रॉड्स की रिपोर्टिंग है कारो में। अब देखो इसमें 3 बातें हैं, स्प्लिट करके याद रखना, पेपर में 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है। कंपनी ने किसी के साथ अगर कोई फ्रॉड किया है या किसी और ने कंपनी के साथ फ्रॉड किया है,
जो ऑडिटर को ऑडिट करते वक्त पता चला है, तो वो कारों में बताइए। फ्रॉड्स बाय द कंपनी, कंपनी ने किए हैं। फ्रॉड्स बाय द कंपनी और ऑन द कंपनी, किसी ने कंपनी के साथ फ्रॉड किया है या कंपनी ने किसी के साथ फ्रॉड किया है। तो कारों में क्या क्या रिपोर्ट होगा? फ्रॉड का नेचर, नेचर मतलब सेल में हुआ है, परचेज में हुआ है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट से, अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट से, जो भी है। और एक आपको रिपोर्ट करना है फ्रॉड का अमाउंट इन्वॉल्व। देखो रिपोर्टिंग समझनी है कि कारों में रिपोर्टिंग क्या है। तो रिपोर्टिंग है नेचर ऑफ फ्रॉड की और अमाउंट इन्वॉल्व की। एक कारों में रिपोर्ट होंगे सेक्शन 143(12) के अकॉर्डिंग, 143(12) के अकॉर्डिंग जो फ्रॉड्स कम्युनिकेट किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट को इन फॉर्म नंबर ADT 4। तो ADT 4 में रूल है कि जो भी फ्रॉड्स हमें मिले, 143(12) बोलता है, याद करो 143(12). किसी को याद है 143(12) में फ्रॉड को रिपोर्ट करने की लिमिट क्या होती थी सेंट्रल गवर्नमेंट को? कोई बता सकता है? बताओ। वेरी गुड। 1 करोड़ का फ्रॉड एग्रीगेट में नहीं देखना, इंडिविजुअल अमाउंट ऑफ फ्रॉड देखना है। अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा का फ्रॉड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं हुआ, और जो भी फ्रॉड 1 करोड़ से ज्यादा है वो CG को रिपोर्ट होंगे और उनके बारे में आपको कारों में बताना पड़ेगा। और लास्ट, वेदर ऑडिटर हैज कंसिडर्ड विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स। व्हाट इज अ विसल ब्लोअर कंप्लेंट? वो फ्रॉड्स जिनके बारे में कंपनी के किसी एम्प्लॉई ने या किसी डायरेक्टर ने आके हमें बताया। विसल ब्लोइंग मतलब होती है किसी की शिकायत करना। तो फ्रॉड अगर हमें शिकायतों के थ्रू पता चला तो उसके बारे में भी कारों में बताना पड़ेगा। यह है पैरा 311। पैरा 312 आता है, पैरा 312 उन्हीं कंपनीज के लिए रिपोर्ट होगा अगर आप एक कंपनी की जिसकी ऑडिट करने गए हैं वो निधि कंपनी है। निधि कंपनी अपने मेंबर्स से डिपॉजिट लेती है और अपने मेंबर्स को ही लोन एंड एडवांसेस देती है। तो निधि कंपनी में दो चीजें देखनी है। पहला, निधि कंपनी मेंटेन करे नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट्स का रेशो कितना? 1:20। 1:20 को एक्सीड नहीं करना चाहिए, इससे लेस देन रहे या इक्वल टू रहे। निधि कंपनी को लेस देन या इक्वल टू 1:20 का नेट ऑन फंड इज टू टोटल डिपॉजिट का रेशो मेंटेन करना है। और एक निधि कंपनी में ऑडिटर ये देखेगा कि निधि कंपनी ने मेंटेन किए हो 10% अनएनकम्बर्ड, जो किसी के पास गिरवी नहीं है, अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट्स। और एक पॉइंट और था, 3 पॉइंट है, अगेन 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। क्या निधि कंपनी ने किसी को कोई डिपॉजिट्स दिए थे क्या निधि कंपनी ने कोई डिपॉजिट्स ले रखे हैं जिनके रीपेमेंट में या उनके इंटरेस्ट के पेमेंट में निधि कंपनी ने डिफॉल्ट किया हो? डिफॉल्ट बाय निधि कंपनी, क्या निधि कंपनी ने डिफॉल्ट किया है रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स में एंड इंटरेस्ट देयर ऑन? ये भी ऑडिटर को कारों में रिपोर्ट करना है। अब बहुत सारे छोटे छोटे पैराग्राफ्स आते हैं, जैसे एक पैराग्राफ 3 सब पैराग्राफ 13 आता है। सिंपल है, ऑडिटर को क्या चेक करना है? अब ये छोटे छोटे पैराग्राफ है, कुछ कुछ की बातें याद रखिए। ऑडिटर को देखना है कि अगर किसी भी कंपनी ने रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शंस किए हैं,
तो रिपोर्टिंग किस पर है? रिपोर्ट क्या करो? रिपोर्ट करो कंप्लायंस। कंप्लायंस हुई नहीं हुई? कंपनीज एक्ट के दो सेक्शन की, कंप्लायंस अंडर सेक्शन 177 एंड 188। एक आपको ये देखना है कि जितने भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है डिस्क्लोज्ड हो गए हो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। AS 18 रिलेटेड पार्टी आपने पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग डिस्क्लोज हो गए हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट, पैरा 3 सब पैरा 14, पैरा 3 सब पैरा 14। हमें देखना है कंपनी अगर इंटरनल ऑडिट करवाती है नहीं करवाती तो नहीं करवाती, लिख दो नहीं करवाती। अगर करवाती है तो सबसे पहले तो ये देखो कि इंटरनल ऑडिट सिस्टम कंपनी के बिजनेस के अकॉर्डिंग हो, कॉमेंसुरेट हो, प्रोपोर्शनेट हो। जितना बड़ा बिजनेस हो उतना अच्छा इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट सिस्टम होना चाहिए। इंटरनल ऑडिट सिस्टम कॉमेंसुरेट होना चाहिए टू साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। और अगला पॉइंट ये बताना है कि क्या मैंने एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को कंसिडर किया। वेदर रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर वॉज कंसिडर्ड। कंसिडर करने का मतलब है कि आपने उस रिपोर्ट को पढ़ लिया हो, देख लिया हो, उसकी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस को समझ लिया हो। वेदर रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर वॉज कंसिडर्ड। ठीक है, अगला पैराग्राफ आता है, अगला पैराग्राफ आता है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगला पैराग्राफ आता है, ये आपको समझना पड़ेगा और इजी है। क्या कंपनी ने कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन की है? नॉन कैश ट्रांजैक्शन होते हैं जहां पे कंसिडरेशन का पेमेंट फॉर अदर देन कैश हुआ। कंपनी ने अपने नॉन कैश ट्रांजैक्शन किए हैं। किससे किए हैं नॉन कैश ट्रांजैक्शन? सबसे पहले तो ये देखो, क्या कंपनी ने नॉन कैश ट्रांजैक्शंस विद डायरेक्टर्स, कंपनी के खुद के डायरेक्टर्स के साथ किए हैं क्या? अगर कंपनी ने डायरेक्टर्स या पर्संस कनेक्टेड विद देम, डायरेक्टर या डायरेक्टर से जुड़े लोग जैसे डायरेक्टर के रिलेटिव पार्टनर्स एक्सेट्रा, अगर इनसे नॉन कैश ट्रांजैक्शन कंपनी ने किया है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन जैसे डायरेक्टर से मशीन खरीदी और शेयर अलॉट कर दिए, तो हमें सिर्फ यह देखना है कि कंप्लायंस हुई या नहीं हुई ऑफ सेक्शन 192 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, चलिए अब ये अगेन एक इजी पॉइंट है, ज्यादा हार्ड नहीं है। पहले मुझे बताइए यहां तक के पैराग्राफ आई एम श्योर आपको आ गए होंगे कारों के। पैरा 311 फ्रॉड्स, पैरा 312 निधि कंपनीज, पैरा 313 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, पैरा 314 इंटरनल ऑडिट सिस्टम, पैरा 315 नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। अब कारों में बहुत ही थोड़े से पॉइंट्स और बचे हैं, थोड़ा सा पेशेंस और रखना, थोड़ा सा पेशेंस और रखना, कारो आपका पूरा तैयार हो जाएगा। मानिए मेरी बात, कारो में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत आसान है कारो, हार्ड नहीं है। आइए फटाफट अगला पैरा आता है, पैरा 316। ये प्रोविजन सिर्फ तभी चेक होगा जब हम जिस कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं वो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। वो अगर एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है यानी कि वो एक एनबीएफसी है। ये मैटर हम तभी रिपोर्ट करेंगे जब वो कंपनी एक एनबीएफसी है। सबसे पहले हमको ये देखना है क्या एनबीएफसी को आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन करवाना था। आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन करवाने का सेक्शन है 45 IA ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। अगर करवाना था तो हम देखेंगे कि उसने आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन करवाया या नहीं करवाया। तो देखेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड और नॉट, रिक्वायर्ड था या नहीं रिक्वायर्ड था अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ आरबीआई एक्ट। और अगर रिक्वायर्ड था, इफ यस
तो रिपोर्ट करो कि उसने रजिस्ट्रेशन कराया नहीं कराया, वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, रजिस्ट्रेशन obtained और नॉट। आप कारों में रिपोर्ट करो कि एनबीएफसी ने रजिस्ट्रेशन करवाया या नहीं करवाया। नेक्स्ट अपने को यह देखना है, यह प्रोविजन दो लोगों के लिए हो गया, क्या कोई एनबीएफसी या एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कैरी ऑन कर रही है बिजनेस, कैरी ऑन कर रही है बिजनेस विदाउट रजिस्ट्रेशन, बिना रजिस्ट्रेशन कराए बेटा काम कर रही है। तो इसके बारे में कारों में बताओ कि हाँ भैया मैं जिस एनबीएफसी की ऑडिट पे गया था रजिस्ट्रेशन करवाना भी था, करवाया भी नहीं और बिना ही रजिस्ट्रेशन के काम कर रही है। इसमें एक पॉइंट और है, बहुत रेलिवेंट तो नहीं है क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल पे एज सच हम कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी पढ़ते नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जितनों ने रेगुलर क्लास अटेंड करी होगी, मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने इसका एक बेसिक मतलब आपको रेगुलर क्लास में बता रखा है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का। हमें सिर्फ इतना देखना है कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि इसने फुलफिल किया कि नहीं किया, वेदर इट सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है, वेदर इट सेटिस्फाइज क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय आरबीआई। आरबीआई ने क्राइटेरिया बता रखे हैं, रूल्स बता रखे हैं सीआईसी बनाने के, तो हमें देखना है कि सीआईसी ने उन रूल्स को फॉलो किया या नहीं किया। अब कुछ छोटे छोटे पैराज और बचते हैं, पैरा 3 सब पैरा 17, सिर्फ हमें यह बताना है कैश लॉसेस रिपोर्ट करने हैं, कैश लॉस का अमाउंट रिपोर्ट करना है और कैश लॉस का अमाउंट 2 सालों का रिपोर्ट होगा। एक अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में कोई कैश लॉस हुआ है वो रिपोर्ट होगा और एक इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई कैश लॉस हुआ है तो वो रिपोर्ट होगा। कारों में 2 चीजें रिपोर्ट होनी है, सिंपल पॉइंट, करंट ईयर और प्रीसीडिंग ईयर के कैश लॉसेस, और नहीं है तो एनए हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। एक पैरा आता है 318 ये बोला अगर करंट ईयर में मैं ऑडिट कर रहा हूं, क्या मेरे से पहले कोई ऑडिटर था जिसने रिजाइन किया था? तो रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर हुआ है क्या ड्यूरिंग द ईयर, ये कारों में रिपोर्ट करो और ये रिपोर्ट करो कि प्रीवियस ऑडिटर ने जिन इश्यूज की वजह से रिजाइन कर दिया होगा क्या वो आपने कंसिडर करे। तो क्या इश्यूज ऑफ प्रीवियस ऑडिटर वर टेकन इनटू कंसिडरेशन, आपने देखे थे क्या? मतलब मैं एक्सटर्नल ऑडिटर हूं, मैंने देखे थे क्या मेरे से पहले जो ऑडिटर था, वर टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो ये 2 चीजें रिपोर्ट हो रही हैं, डोंट मेक इट डिफिकल्ट, कीप इट सिंपल। पहला ये कि क्या प्रीवियस ऑडिटर ने रिजाइन किया, दूसरा ये कि अगर प्रीवियस ऑडिटर ने रिजाइन किया तो क्या प्रीवियस ऑडिटर के इश्यूज मैंने एज अ करंट ऑडिटर कंसिडर किए या नहीं किए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलिए बस अब एक शीट और लेंगे, एक शीट और लेंगे और कारों को फिनिश करेंगे। चलिए पहले थोड़ा सा इस शीट में एक पॉइंट और लिख लेते हैं, पैरा 319। देखो ये पॉइंट क्या है, मैं आपको एक सिंपल से टर्म्स में सिखाता हूं। ऑडिटर को देखना है वेदर मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट यानी डाउट है क्या? मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट किस बारे में? कि जो लायबिलिटीज बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट कर रही हैं और जो लायबिलिटीज बैलेंस शीट डेट से अगले 1 साल में आएंगी, कंपनी उनको रीपे कर पाएगी नहीं कर पाएगी, कहीं उनके रीपेमेंट को लेकर कोई डाउट तो नहीं है। मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट ऑन रीपेमेंट ऑफ व्हाट? जो लायबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं एज ऑन बैलेंस शीट डेट और जो बैलेंस शीट डेट से नेक्स्ट 1 ईयर में आएंगी।
ऑडिटर देख रहा है और रिपोर्ट कर रहा है कि जो लायबिलिटी बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट कर रही है और अगले 1 साल में आएगी, कंपनी उसे चुका पाएगी या नहीं चुका पाएगी। और उसके लिए आपको कुछ फैक्टर्स देखने हैं। ऑडिटर इन फैक्टर्स को देखेगा। क्या देखेगा? फाइनेंशियल रेशियोज निकाल लिए, डेट इक्विटी रेशियो निकाल लिया, करंट रेशियो निकाल लिया, जीपीएनपी रेशियो निकाल लिए, एजिंग देख ली, एंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन देख लिया ऑफ असेट्स, एंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पेमेंट्स देख ली ऑफ लायबिलिटीज। मतलब अरे यार कुछ भी नहीं है, बड़ा इजी है, बड़ा इजी है। कोई अदर इंफॉर्मेशन है तो वो भी देख लो भाई। फाइनेंशियल रेशियोज निकाले, कंपनी के जो भी असेट्स हैं उनसे पैसा कब तक आना है और जो लायबिलिटीज है उनको पैसा कब तक देना है, प्लस अदर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे देखो कि क्या कंपनी करंट लायबिलिटीज और अगले 1 साल में आने वाली लायबिलिटीज को रीपे कर पाएगी। ठीक है। अगला पॉइंट बेटा मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कंपनीज एक्ट में भी पढ़ा है, पैरा 320 है कारो का, ट्रांसफर ऑफ अनस्पेंट अमाउंट रिलेटेड टू सीएसआर। अब ये पॉइंट की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए तो आपको आना चाहिए सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 13। लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है, एवरी ईयर जिन कंपनीज को सीएसआर अप्लाई होता है उनको अपने प्रीसीडिंग 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट्स का 2% स्पेंड करना होता है ऑन सीएसआर। मान लो कंपनी को सीएसआर पे स्पेंड करने थे 40 लाख रुपीस, कंपनी ने स्पेंड 30 लाख ही करे, यानी अंडर स्पेंडिंग हो गई 10 लाख की। अब सेक्शन 135 ये बोलता है कि जो अनस्पेंट अमाउंट ऑन सीएसआर है, पहले तो ये देखो रिलेटेड टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है क्या, रिलेटेड टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है क्या, या नॉट रिलेटेड टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। अगर रिलेटेड टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है या नॉट रिलेटेड टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो मान लो वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो लॉ में रूल है, कंपनीज एक्ट में रूल है, सेक्शन 135 में रूल है कि अगर सीएसआर का अनस्पेंट अमाउंट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है तो फाइनेंशियल ईयर एंड होने से 6 मंथ्स में शेड्यूल 7 वाले फंड्स में उनको ट्रांसफर कर दो। अब ऑडिटर को बस इतना सा चेक करना है कि ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो कारो में रिपोर्ट कर दो ट्रांसफर हुआ, नहीं हुआ तो रिपोर्ट कर दो नहीं हुआ। कितने टाइम में ट्रांसफर करना होता है अमाउंट? ट्रांसफर करना है टू शेड्यूल 7 फंड्स। कितने टाइम में? विद इन 6 months फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये ऑडिटर चेक कर लेगा, भैया गया नहीं गया, बस ऑडिटर एग्जामिन करेगा जो अमाउंट अनस्पेंड सीएसआर का ट्रांसफर होना चाहिए था वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है तो देखो भाई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। अब इसमें कई लोगों को डाउट आ जाता है, साहब ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट क्या है? तो देखो इस कॉन्सेप्ट की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? सेक्शन 135 पढ़ना पड़ेगा कंपनीज एक्ट 2013 का। फिर बता रहा हूं 135 किसका सेक्शन था? सीएसआर का सेक्शन था। देखो इसको हल्का सा डेप्थ में ले रहा हूं ताकि अपने को पॉइंट याद रहे और पेपर में इसको हम लिख कर आ पाए। तो वहां पर ये रूल था कि अगर कोई अमाउंट अनस्पेंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, मतलब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो लॉ ये बोलता था कि जो अमाउंट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, भाई याद करो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो अमाउंट होता था वो शेड्यूल 7 वाले फंड्स में नहीं जाता था, नहीं वो शेड्यूल 7 वाले फंड्स में नहीं जाता था। अच्छा सर शेड्यूल 7 वाले फंड्स में नहीं जाता था तो उसके लिए क्या होता था? लॉ बोलता था शेड्यूल्ड बैंक के पास, किसके पास?
शेड्यूल्ड बैंक के पास आपको एक स्पेशल अकाउंट खोलना होता था जिसे बोला जाता था अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट। अब लॉ ये बोलता था कि अगर अनस्पेंट अमाउंट किसी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, अगर अनस्पेंट अमाउंट किसी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो वो शेड्यूल 7 वाले फंड्स में मत डालिए, बल्कि उन वाले फंड्स में डालिए, बल्कि एक अलग से शेड्यूल बैंक के पास अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट खोलिए और वहां पर उस पैसे को आप ट्रांसफर कर दीजिए। तो ऑडिटर को यही देखना है कि अगर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है तो स्पेशल अकाउंट जो कि शेड्यूल बैंक के पास ओपन किया जाता है उसमें पैसे को ट्रांसफर किया गया या उसमें पैसे को ट्रांसफर नहीं किया गया। तो भाई देखो, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है तो शेड्यूल 7 वाले फंड्स में डाल दो। अगर किससे रिलेटेड नहीं है, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है तो शेड्यूल 7 वाले फंड्स में डाल दो। और ऑन गोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है तो अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट में डाल दो, जो कि स्पेशल अकाउंट है, जो किसके पास खुलता है, शेड्यूल बैंक के पास खुलता है। ये चेक करने की ड्यूटी किसकी है बेटा, ये चेक करने की ड्यूटी ऑडिटर की है। प्लीज मुझे बताना, ये पॉइंट याद आया क्या? अच्छा, एक मैसेज आया मेरे पास, क्या सर इससे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की नीड है? देखो वैसे तो नीड नहीं होती है। क्या हम पेपर में सेक्शन 135 बताएं? मेरे हिसाब से तो नहीं रिक्वायर्ड है, बट हाँ क्वेश्चन का वेटेज देखकर आपको लगे कि नहीं एक दो लाइनें और लिखी जा सकती हैं तो लिख दो, कोई गलत भी नहीं है। तो यहां पर आकर बेटा हमारी तरफ से कारो का पैरा 320 भी हो गया। अब सर कारो के मोटे मोटे सारे पैराग्राफ हमारे हो गए हैं। अब कुछ छोटी मोटे एक दो पैराग्राफ्स और बचे हैं, वो भी करने हैं, आने चाहिए। अच्छा, अब इसमें तुम्हें एक जो अगला पैराग्राफ आता है उससे पहले मैं छोटी सी एक चीज बताता हूं। कंपनी होती है, कंपनी की होल्डिंग कंपनी, चलो मान लो हम होल्डिंग कंपनी है, अब हमारी कोई सब्सिडरी कंपनी रहेगी, हमारी कोई एसोसिएट कंपनी रहेगी, हमारा कोई जॉइंट वेंचर रहेगा, तो हमारे कहलाएंगे कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स की भी ऑडिट हुई होगी, उनको भी कारो रिपोर्ट बना होगा। कंपोनेंट्स की भी ऑडिट हुई होगी, उनका भी कारो रिपोर्ट बना होगा। तो कंपोनेंट्स की कारो रिपोर्ट में अगर कोई नेगेटिव या अनफेवरेबल कमेंट्स थे, रूल क्या है देखो, इसको समझो, मैं इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं। अगर कोई अनफेवरेबल रिमार्क्स हैं इन कारो रिपोर्ट ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स कौन होते हैं बेटा? जिस कंपनी की आप ऑडिट कर रहे हैं उसकी सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, ब्रांचेस, डिविजन्स, इनको कंपोनेंट बोलते हैं। उनकी कारो रिपोर्ट में अगर कोई अनफेवरेबल रिमार्क्स हैं तो अगर हैं, इफ यस, अगर हैं तो उनकी डिटेल्स और उनका पैराग्राफ नंबर मुझे एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताना है। तो रिपोर्ट डिटेल्स एंड पैरा नंबर इन कारो ऑफ कंपनी। मतलब समझो, मैं थोड़ा धीरे समझा रहा हूं, ये पॉइंट बच्चों को हार्ड लगता है। पॉइंट ये है, आप किसी कंपनी के ऑडिटर हैं, आप प्रिंसिपल ऑडिटर हैं, आप पेरेंट कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं। पेरेंट कंपनी के कंपोनेंट्स हैं, उनकी भी कारो बनी है, उनकी कारो में अगर अनफेवरेबल रिमार्क हैं तो मुझे एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर अपनी कारो में वो अनफेवरेबल रिमार्क की डिटेल्स और कारो रिपोर्ट के पैराग्राफ नंबर जहां पर अनफेवरेबल रिमार्क्स आए हैं अपनी कारो रिपोर्ट में बताने। ये पॉइंट है पैरा 321। और लास्ट कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको कारो आया होगा। एक बढ़िया सा रिप्लाई कर दो कि कारो आया, मैसेज कर दो, बता दो, बस कारो आ जाना चाहिए आपको। बस एक लास्ट कारो का पैरा 4 है, वो ये बोलता है ऊपर के जितने 21 सब पैराग्राफ्स गए उनमें कहीं पर भी अगर ऑडिटर ने नेगेटिव, क्वालिफाइड या एडवर्स रिमार्क्स दिए हैं तो उसके रीजंस भी कारो रिपोर्ट में बताने चाहिए। ये बेटा कारो रिपोर्ट है।
ये बेटा कारो रिपोर्ट है, सारे मैटर मैंने आपको बता दिए, एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी सब बता दिया। आप लर्न करके जाइए, कारो का क्वेश्चन आएगा, अटेम्प्ट भी होगा, मार्क्स भी आएंगे। चलिए टाटा बाय बाय।